अभी तक लेकोपेरोन के अंदर कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है, उन जीन्स के क्या फंक्शन होते हैं, ये बच्चों हम समझ चुके हैं। मतलब जीन के क्या रोल थे वो समझ चुके हैं कि आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, वाई से परमिएज बनता है, ए से ट्रांसएसिटाइलेज बनता है। हमें ये ज़रूर आइडिया लग चुका था कि जब लैक्टोज आता है तो जीन ऑन हो जाती है, लैक्टोज नहीं होता है तो जीन ऑफ हो जाती है। अब बात आती है ये ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, उसकी क्या मैकेनिज्म होती होगी। इस मैकेनिज्म को अब हम अच्छे से समझें, बहुत ध्यान से इसको समझेगा। तो हम यहाँ समझने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ लेकोपेरोन। मैकेनिज्म ऑफ लेकोपेरोन, लेकोपेरोन में हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन, व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट, जब लैक्टोज अब्सेंट है। जरा सोचिए, कल्चर मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है, लैक्टोज ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जीन को ऑफ किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो जीन आपको दिखाई दे रही है, ये जीन ऑफ हो जाएगी, मतलब इस जीन को ऑफ करना है। अब बात आती है जीन को ऑफ कैसे किया जाए। इस बात को समझने के लिए हमने सबसे पहले यही लेकोपेरोन की जीन्स को बनाया, जिसमें आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA, ये स्ट्रक्चर जीन यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर किया क्या जाता है, सबसे पहले बच्चों ये जो आई जीन है, इस आई जीन से यहाँ पे बनता है mRNA, mRNA से बनता है रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम रिप्रेसर प्रोटीन, आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये हमेशा याद रखना, आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। लेकोपेरोन की खास बात यह है कि इसका रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मली एक्टिव रहता है। मतलब इसका प्रोटीन नॉर्मली एक्टिव ही रहता है, मतलब यहां से जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है वो नॉर्मली एक्टिव ही रहेगा। अच्छा, लैक्टोज अब्सेंट है, फिर भी ये तो बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन तो बनता है। अच्छा, ये एक्टिव है, अगर ये एक्टिव है तो आप बताओ रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करता है। सभी जानते हैं रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट किसके पास होती है, ऑपरेटर। मतलब ये बच्चों इस तरह से ऑपरेटर के पास जाके बाइंड हो जाएगा, ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। रिप्रेसर प्रोटीन कहां जुड़ गया, ऑपरेटर पर, क्योंकि एक्टिव था। अच्छा, अब यहां पर इससे हुआ क्या, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं हो पाता। आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड नहीं हो पाता, और मान लीजिए अगर ये बाइंड हो भी जाता, सपोज करो यहां बैठ भी जाता, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इसको आगे जाने नहीं देता। मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। ये सब कुछ इस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से होता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन इस आरएनए पॉलीमरेज को बैठने नहीं देता, और मान लीजिए बैठ भी जाता तो आगे नहीं जा पाता, और आगे नहीं जा पाता तो इन सब से ZYA से आरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, और वो आरएनए पॉलीमरेज यहां काम ही नहीं कर रहा है, बैठ ही नहीं रहा है। जब आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर रहा है तो आरएनए कैसे बनेगा। अच्छा, यहां आरएनए बना ही नहीं तो इसका मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं। आरएनए नहीं बना मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, और जब आरएनए नहीं बना तो अल्टीमेटली प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। तो बताइए, ये जो यहां पर स्ट्रक्चर जीन ZY है, यहां पे ना तो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, ना ट्रांसलेशन हो रहा है, कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। प्रोटीन नहीं बन रहा है मतलब ये जीन ऑन या ऑफ, तो हम कहेंगे यहां पर ये जीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन हो ही नहीं रहा है। और जब एक्सप्रेस नहीं हो रही है तो हम कहेंगे जीन ऑफ है। और समझदारी यही है कि जब लैक्टोज अब्सेंट होता है, जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तो इसको ऑफ ही रखा जाए, क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है तो इससे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना भी लेते तो उससे फायदा क्या होता, कुछ काम ही नहीं करता, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं। अरे बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है। इसके ऑपरेटर के जुड़ने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे नहीं बैठता, और जब ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं करता तो इससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसलेशन भी नहीं होता, और अल्टीमेटली हम कहेंगे जीन को ऑफ है। मतलब इस कंडीशन में जीन ऑफ है। लेकोपेरोन नॉर्मली बच्चों ऑफ ही रहता है, ये ऑफ ही रहता है, ये बस ऑन उसी टाइम होगा जब लैक्टोज आएगा। अब हम यहां लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या ली, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब बताओ, लैक्टोज आ चुका है, और लैक्टोज आ चुका है तो अब जीन को ऑन करेंगे। बात आती है जीन को ऑन कैसे किया जाए। इस बात को अब हम फिर ध्यान से समझे। यहां पे बच्चों फिर से वही लेकोपेरोन की जीन बनाई, यहां आई से mRNA बना, रिप्रेसर प्रोटीन बना। आप बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन अभी तक कैसा था, एक्टिव था। एक्टिव था तो ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करता था, लेकिन अब कंडीशन क्या आई, इस सेल के अंदर ये जो यहां पर इकोलाई की सेल थी, इस सेल के अंदर अब यहां लैक्टोज आ चुका है। अच्छा, लैक्टोज क्या करता है कि इसके साथ बाइंड करता है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, क्योंकि अब लैक्टोज प्रेजेंट है, और लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेंगे,
और जैसे इसके साथ बाइंड करेंगे तो इसको एक्टिव से कर देंगे इनएक्टिव। लैक्टोज के जुड़ते ही ये एक्टिव से इनएक्टिव हो गया, मतलब यहां रिप्रेसर प्रोटीन कैसा हो गया, इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो अब आप खुद समझ जाओ, इनएक्टिव है तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। अच्छा, इसको इनएक्टिव किया किसने, लैक्टोज ने। तो लैक्टोज ने इसको इनएक्टिव किया और इनएक्टिव होने की वजह से ये यहां पर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता, और जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहां पर इस बार ऑपरेटर खाली है। आरएनए पॉलीमरेज ने यहां देखा, आरएनए पॉलीमरेज ने देखा कि ऑपरेटर खाली है, तो वो इस बार यहां पर आके चुपके से बैठ जाता है, क्योंकि इस बार उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहले तो यहां पर उसको रोकने वाला था, लेकिन इस बार ऑपरेटर खाली है तो आरएनए पॉलीमरेज बड़े आसानी से प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम कौन सा है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। बताओ क्या बनाता है, डीएनए से आरएनए। तो ये जब आगे जाएगा तो इस ZYA इन तीनों से फाइनली यहां पर ये एमआरएनए बनाएगा। मतलब ये एंजाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और यहां से एमआरएनए बनेगा। खास बात, Z, Y और A तीनों से एक ही एमआरएनए बनता है। अब ये एमआरएनए यहां पर अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग एंजाइम्स बनाता है। किससे क्या बनता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं Z से क्या बनता है, सबको याद होना चाहिए। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्लियर। Y से परमिएज और A से ट्रांस एसिटाइलेज, याद है सबको। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, इनका फॉर्मेशन होता है। एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, एक से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, तो ऐसे एमआरएनए को स्पेशली क्या कहें, पॉलीसिस्टोनिक। वेरी गुड, इसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कह देते हैं। बात समझ में। अच्छा, यहां पर प्रॉपर आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो इस बार जो जीन है ऑन या ऑफ, तो इस बार हम कहेंगे कि यहां पर जो जीन होगी ये ऑन हो जाएगी, इस बार जीन ऑन हो जाएगी। अब मुझे बताओ बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन, जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल सेल में आते हैं, ये दिमाग में अच्छे से बिठाना, सेल में लैक्टोज का कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होता, लैक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल सेल में आते हैं, कई मॉलिक्यूल आने लग जाते हैं, वही लैक्टोज के मॉलिक्यूल को ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ता है और इस लैक्टोज को तोड़कर यहां पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाता है। कैपिटल G मतलब समझाने के लिए ग्लूकोज, ये बच्चों यहां पर ऐसे ग्लूकोज और यहां पर ऐसे गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है और यही ग्लूकोज फिर एनर्जी देने लग जाता है। तो आप बताइए, इस बार लैक्टोज है और लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है। अरे ये है तो इसकी जरूरत है, और इसकी जरूरत है तो इस बार जीन को ऑन किया गया। तो बताइए जीन ऑन कब हुई, जब लैक्टोज आया, तो लैक्टोज के आते ही इस बार जीन को ऑन कर दिया। मुझे बताइए इसको ऑन करने में मेन रोल किसका है, लैक्टोज का, क्योंकि बच्चों इसी लैक्टोज के यहां जुड़ते ही ये इनएक्टिव हुआ और इसके इनएक्टिव होते तो ये ऑन हुआ है। तो इसको ऑन करने में मेन रोल लैक्टोज का है। तो लैक्टोज ही इस जीन को ऑन होने के लिए इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करता है इसीलिए इस लैक्टोज को कहा जाता है इंड्यूसर। लैक्टोज को क्या नाम दिया जाता है, इंड्यूसर, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए इंड्यूस करता है, तो इसे हम इंड्यूसर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, कैसे ये ऑन हुआ, एक आउटलाइन फिर दे रहा हूं, ढंग समझना। रिप्रेसर प्रोटीन कैसा बना था, अभी तक एक्टिव था, लैक्टोज जैसे इसके साथ जुड़ा ये क्या हो गया, बोलो बच्चों, इनएक्टिव। और इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाया, और जब ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाया, ऑपरेटर खाली है, तो आरएनए पॉलीमरेज चुपके से बैठा, और इस आरएनए पॉलीमरेज ने एमआरएनए बनाया, प्रोटीन बनाए, मतलब जीन को इसने ऑन करा दिया। तो लैक्टोज के आते ही ये इनएक्टिव हुआ, तभी ये ऑन हुआ। तो यहां इंड्यूस करने का काम लैक्टोज करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंड्यूसर। अच्छा, ये जीन नॉर्मली ऑफ रहती है, बस ये लैक्टोज आया तब तक ऑन है। अच्छा, जैसे ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल खत्म हो जाए, मान लीजिए लैक्टोज खत्म हो गया, ये भी टूट गया, जैसे ये लैक्टोज खत्म होगा ये रिप्रेसर वापस इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि लैक्टोज हटते ही ये वापस एक्टिव होगा, और जैसे यहां जुड़ेगा फिर इसको ऑफ कर देगा। मतलब ये ओपेरॉन, कहने की बात यह है कि ये ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ ही होता है, बस जब जब लैक्टोज आएगा तब तक ऑन होगा। तो इसमें ऑफ से ऑन किया जाता है, ऑफ से ऑन किया जाता है, मतलब ये एक तरह का इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, क्योंकि इसमें नॉर्मली ऑफ था, ऑन किया गया, इंड्यूस किया गया, और वो इंड्यूस किसने किया, लैक्टोज ने किया। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है
इंड्यूसर का काम कौन करता है? लैक्टोज करता है। और कैसे इसकी प्रोसेस चलती है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, लेकोपेरोन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट भी हम समझेंगे। ये जो डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया है, डायग्राम आप लोग को सबको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम पूछे जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि ये कौन सा क्या बनाता है, तो सब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम लेते हैं। लेकोपेरोन के स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, लेकोपेरोन में लेक का मतलब लैक्टोज, ये स्पेशल पॉइंट भी सबको नोट करना है। लेक का मतलब लैक्टोज। यहां पर अच्छा, नीट में एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि लेकोपेरोन में लेक क्या इंडिकेट करता है, तो लेक का मतलब लैक्टोज से होता है। सेकंड, यहां पर आई जीन जो होती है, आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। आप देखेंगे जब लैक्टोज नहीं था, ध्यान से देखना, लैक्टोज नहीं था तब भी रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था, मतलब आई जीन काम कर रही थी। लैक्टोज आ गया तब भी ये काम कर रही थी, मतलब आई जीन तो हमेशा काम करती है, चाहे लैक्टोज हो नहीं हो, हमेशा काम करती है। और जो हमेशा काम करती है उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। एग्जाम में पूछा जाएगा आई जीन का नेचर कैसा है, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जबकि वो जो ZYA स्ट्रक्चर जीन है, ZYA स्ट्रक्चर जीन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है कि जरूरत है तो ऑन होती है, जरूरत नहीं तो ऑफ हो जाती है, तो इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। तो आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव, ZYA को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहेंगे। क्लियर? ये बच्चों एक कैटाबोलिक पाथवे है, क्योंकि यहां पर लैक्टोज को बनाते नहीं, लैक्टोज को तोड़ते हैं, और तोड़ने वाली प्रोसेस इसी को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो ये एक कैटाबोलिक पाथवे होते हैं, क्योंकि यहां लैक्टोज का कैटाबोलिज्म किया जाता है, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। यहां पर इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहा गया। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ऑफ से ऑन कराते हैं। ऑफ से ऑन करते हैं मतलब इंड्यूस करते हैं, इसलिए इसको इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। बात आती है इसमें इंड्यूसर कौन है, आंसर दीजिए आप। हाँ, यहां पर जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज होता है, इंड्यूसर लैक्टोज होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर अगर हम रियल इंड्यूसर की बात करें तो वो होता है एलोलैक्टोज। अच्छा, रियल इंड्यूसर से क्या मतलब है, इसको आप बच्चों ऐसे समझिएगा। ये बच्चों मान लीजिए रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव करना है, बताओ क्या जोड़ा जाए? तो इसके साथ यहां पर एक मॉलिक्यूल जोड़ा था, नाम बोलो इसका। इसको इनएक्टिव करने के लिए यहां पर एक मॉलिक्यूल जोड़ा गया था। बताइए बच्चों इसका नाम क्या था? आप सभी जानते हैं इसका नाम लैक्टोज है। अरे लैक्टोज ने तो इसको इनएक्टिव किया था, तो यहां पर कौन जुड़ता है? लैक्टोज के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के चेक किया, मतलब इसके साथ जो जुड़ा था उसको बाहर निकाल के चेक किया, तो पता चला कि ये लैक्टोज नहीं, रियलिटी में ये एलोलैक्टोज है। मतलब यहां बाइंड होने वाला एक्चुअली में एलोलैक्टोज होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रियल इंड्यूसर, कि रियलिटी में एलोलैक्टोज बाइंड होता है। और ये याद रखना, एलोलैक्टोज कोई और नहीं, इस लैक्टोज का ही आइसोमर है। मतलब एलोलैक्टोज को मैं लिख सकता हूं आइसोमर ऑफ लैक्टोज। ये लैक्टोज का ही आइसोमर है, मतलब लैक्टोज ही आइसोमराइज होकर एलोलैक्टोज बनाता है, और वही यहां पर आकर एक्चुअली में बाइंड होता है। तो कभी आपसे पूछे लेकोपेरोन का मेन इंड्यूसर लैक्टोज भी हो एलोलैक्टोज भी हो, आंसर हमेशा एलोलैक्टोज जाएगा, क्योंकि रियलिटी में तो ये बाइंड होता है। हाँ, एलोलैक्टोज नहीं है तो फिर हम लैक्टोज टिक कर सकते हैं। बात समझ में? तो ये जो स्पेशल पॉइंट है ये सब याद रखिएगा। क्या बताया? आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ZYA नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, कैटाबोलिक है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, इंड्यूसर लैक्टोज है, लेकिन रियल इंड्यूसर पूछा जाए तो एलोलैक्टोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी लो लेवल पर लेकोपेरोन का एक्सप्रेशन चलता रहता है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, अदरवाइज लैक्टोज इंटर नहीं कर पाता। यह आपकी एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज भी होते हैं। अब ये सब क्या होता है, और ये आपके कई क्वेश्चनों का जवाब भी देता है पॉइंट, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से समझे। आपको समझाने के लिए यहां पर सबसे पहले ये इकोलाई की सेल बनाई। इस इकोलाई की सेल के अंदर ये लेकोपेरोन है, डीएनए के पास लेकोपेरोन था। यहां कंडीशन दे दी लैक्टोज एब्सेंट है, कल्चर मीडियम में लैक्टोज यहां एब्सेंट है। अब आप बताओ, यहां लैक्टोज है ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमियस की जरूरत नहीं है। तो बताओ ये जीन ऑन होगी या ऑफ? अरे बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमियस कुछ नहीं है तो ऑफ कर दे। तो क्या इसको फिर हम 100% ऑफ कर दें? क्या इस जीन को 100% ऑफ कर दें? अरे जब लैक्टोज नहीं तो 100% ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करते ध्यान समझिएगा। यहां पर इस बार कंडीशन को चेंज करते,
लैक्टोज एब्सेंट के बजाय यहां कर देते हैं लैक्टोज इस बार प्रेजेंट है। अच्छा, लैक्टोज आ चुका है, मतलब ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल कल्चर मीडियम में आ चुके हैं, लैक्टोज के मॉलिक्यूल आ गए। अब बताओ, अगर ये 100% ऑफ है तो सोचो यहां ये लैक्टोज अंदर कैसे आएगा? बोलो, लैक्टोज को अगर अंदर लाना है तो क्या चाहिए? परमिएज। परमिएज का फंक्शन बोलो, जो लैक्टोज को ही तो सेल के अंदर लाता है। अब बताओ, अगर ये 100% ऑफ है तो यहां परमिएज होगा ही नहीं, क्योंकि परमिएज वाई से बनता है और वाई से काम ही नहीं करे तो परमिएज नहीं बनेगा, और परमिएज नहीं बनेगा तो ये अंदर कैसे आएगा? और ये अंदर नहीं आ सकता तो ये कभी ऑन ही नहीं हो सकता। ये बात सेल बड़ी समझदारी के साथ जानती है। सेल बड़ी समझदार है, उसे पता है, बात को ध्यान से सुना, सेल को पता है कि इसे कभी भी 100% ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% ऑफ हो गया तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लैक्टोज कभी अंदर आ ही नहीं सकता। तो सेल ने इसको लो लेवल पे चला के रखा है, मतलब 100% ऑफ के बजाय इसको वेरी लो लेवल पर इसको चला के रखते हैं। वेरी लो लेवल से मतलब 1% 2% लेवल पे इसको चला के रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल यहां परमिएज के बना के रखते हैं। लो लेवल पे चल रहा है मतलब एक आध मॉलिक्यूल, तो एक आध मॉलिक्यूल ऐसे परमिएज के बनते रहेंगे, और यही परमिएज के मॉलिक्यूल यहां पर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल परमिएज के, बहुत कम, बहुत ही लो लेवल पर, एक या दो मॉलिक्यूल समझो आप तो, कि बहुत ही लो लेवल पर ऐसे परमिएज के मॉलिक्यूल बनना जरूरी है। अच्छा, परमिएज के मॉलिक्यूल बनेंगे तो अब इसी परमिएज से ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, क्योंकि परमिएज आ चुका है, तो यहां से फिर ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल अंदर पहुंचेंगे, और लैक्टोज अंदर आ गया तब तो फिर ये लैक्टोज आने के बाद इसको यहां पर धीरे धीरे 100% ऑन करते जाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या इसको वेरी लो लेवल पे चलाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। वेरी लो लेवल पे इसलिए चलाना जरूरी है ताकि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल परमिएज के बने और वही परमिएज के मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ ला सके। अब मेरा क्वेश्चन, 100% ऑफ कर देते तो क्या होता? अगर 100% ऑफ कर देते तो ये परमिएज कभी बनता ही नहीं, और परमिएज नहीं बनता तो लैक्टोज कभी अंदर इंटर कर ही नहीं सकता। तो यहां पर लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर इनटू द सेल। तो इसको लो लेवल पे चलाना बहुत जरूरी होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लो लेवल पे चलता रहता है, कुछ मॉलिक्यूल परमिएज के बनना जरूरी है। क्लियर हुआ है पॉइंट सबको अच्छे से? एक पॉइंट और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ले कोपेरोन शो बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, दोनों तरह का रेगुलेशन ले कोपेरोन शो करता है। अच्छा, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। पहले बात आती है नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन कहते किसको है, किसे नेगेटिव किसे पॉजिटिव कहते हैं वो समझते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब व्हेन एनी, ये सब लिख लेना सब अच्छे से, व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ डीएनए एंड स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए बनने को स्टॉप कर दे तो इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। मतलब किसी मॉलिक्यूल के डीएनए से बाइंड होने पर आरएनए बनना बंद हो जाए तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कह देते हैं। ऐसे समझो, मान लीजिए बच्चों ये डीएनए है, यहां पर आपको समझाने के लिए ये इस तरह से मैंने डीएनए को ड्रॉ किया। अब इस डीएनए के साथ यहां पर आकर ये कोई मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा, ये कोई मॉलिक्यूल जुड़ा, कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये जुड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये जुड़ना चाहिए। जुड़ने के बाद इसने क्या किया, यहां पर आरएनए बनाना बंद कर दिया। बताओ, इसके जुड़ने से आरएनए बनना बंद हो गया तो इसके रेगुलेशन को हम नाम दे देंगे नेगेटिव। क्यों कहा नेगेटिव, समझ में आया? क्योंकि इसके जुड़ते ही आरएनए बनना बंद हो गया तो ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है। पॉजिटिव में उल्टा कर दो, पॉजिटिव रेगुलेशन किसको कहेंगे, व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड्स, डीएनए के साथ बाइंड होना चाहिए, बाइंड विथ डीएनए एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को अगर ये स्टार्ट कर दे तो उसे पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर? जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए बच्चों यहां पर ये कोई मॉलिक्यूल जुड़ा, ये मॉलिक्यूल यहां जुड़ा, और इस मॉलिक्यूल के जुड़ते ही यहां पर आरएनए बनना शुरू हो गया। इसके जुड़ते ही, इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के जुड़ते आरएनए बनना शुरू हो गया तो इसका रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसने आरएनए बनाने को प्रमोट किया। तो इसकी वजह से आरएनए बनना बंद हुआ तो नेगेटिव, ये आरएनए बनाने को प्रमोट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होता है। बात आती है कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव शो करता है। नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है
रिप्रेसर प्रोटीन। हम जानते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन हमने पढ़ा था आई जीन से जो बनता है वो आरएनए बनने को रोकता है, मतलब उसका रेगुलेशन नेगेटिव होता है। इसी तरह से पॉजिटिव रेगुलेशन शो करता है एक स्पेशल प्रोटीन कैप। कैप का यहां पर फुल फॉर्म होता है, कैप का फुल फॉर्म कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। कैप का फुल फॉर्म कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। अच्छा, ये कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन कैसे पॉजिटिव करता है वो भी हम समझ लेते हैं। पहले हम नेगेटिव रेगुलेशन की बात करें। आपको समझाने के लिए ये डीएनए यहां ड्रॉ किया, वही लेकोपेरोन की जीन्स को ड्रॉ किया। अब आप मुझे यहां बताइएगा, यहां पर सोच समझ के आंसर देना सभी। आई जीन से बनता था रिप्रेसर प्रोटीन। बताओ ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर अगर एक्टिव फॉर्म में है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो कहां जुड़ेगा? ऑपरेटर। और जैसे ये ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा, इन सब से इसके जुड़ते ही इसके ये डीएनए है बेटे, जीन मतलब डीएनए। डीएनए के जुड़ते ही बताओ, डीएनए से जुड़ते ही अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हुआ, मतलब इसने जीन को यहां पर क्या कर दिया था? ऑफ। मतलब इसकी वजह से यहां जीन ऑफ हो गई थी, इसके जुड़ते यहां ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया। तो बताओ इसके रेगुलेशन को क्या नाम देना चाहिए? नेगेटिव। तो याद रखना, रिप्रेसर प्रोटीन का जो रेगुलेशन होता है वो नेगेटिव रेगुलेशन होता है, क्योंकि इसके जुड़ते ही ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है, इसलिए इसके रेगुलेशन को नाम देना पड़ता है नेगेटिव रेगुलेशन। बात समझ में कि इसके जुड़ते ही क्या हुआ? तो इसके जुड़ते ही ट्रांसक्रिप्शन बंद हुआ, मतलब नेगेटिव। अब बात आती है पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे किया जाए। पॉजिटिव रेगुलेशन में आपके एनसीईआरटी में तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। एनसीईआरटी इतना कहती है कि पॉजिटिव रेगुलेशन आपके लेवल से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया है, लेकिन हम फिर भी पॉजिटिव रेगुलेशन को समझते हैं ताकि अपने कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, ये रेगुलेशन तो कौन सा था? नेगेटिव। एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, आई जीन का प्रोडक्ट, आई जीन का प्रोडक्ट कौन सा रेगुलेशन शो करता है? तो आई जीन के प्रोडक्ट ने फाइनली कौन सा रेगुलेशन शो किया? नेगेटिव। तो इस तरह से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर हुआ? अब हम लेते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। अच्छा, पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है समझिएगा। पॉजिटिव रेगुलेशन को समझने से पहले एक बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी का सेल में रिलेशन क्या होता है। ग्लूकोज और साइक्लिक एएमपी का रिलेशन निकाला जाए तो सेल में ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। ग्लूकोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक एएमपी, मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो साइक्लिक एएमपी लो हो जाएगा, या उल्टा कर दे, ग्लूकोज का लेवल अगर कम कर दे तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा। मैं आपसे अभी यही पूछूंगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल कब सेल में बढ़ता है? साइक्लिक एएमपी का लेवल तब सेल में बढ़ेगा जब ग्लूकोज का लेवल कम हो। पहले यह बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है। अब यहां पर पॉजिटिव रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोटीन काम आता है, कैप। कैप का फुल फॉर्म कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। नॉर्मली ये कैप जब अकेला होता है तो ये इनएक्टिव है। कैप प्रोटीन नॉर्मली कैसा होता है बच्चों? इनएक्टिव। अब इसको एक्टिव करना है तो इसको एक्टिव करने के लिए यहां इसके साथ लगता है साइक्लिक एएमपी, लेकिन ये साइक्लिक एएमपी तभी लगेगा जब इसका लेवल ज्यादा हो, क्योंकि साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा तभी तो जुड़ पाएगा, और साइक्लिक एएमपी लेवल तभी ज्यादा हो सकता है जब ग्लूकोज कम हो। यानी सारी कहानी कब चलेगी? जब ग्लूकोज कम होगा। ग्लूकोज कम होते ही साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, और यही साइक्लिक एएमपी अब इस कैप के साथ जुड़ता है, मतलब ये दोनों आपस में बाइंड अप करते हैं। यहां पे बच्चों ये कैप था और इस कैप के साथ ये साइक्लिक एएमपी आके बाइंड हो गया। कैप के साथ साइक्लिक एएमपी बाइंड हुआ, और जैसे ये यहां बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसको इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है। कंडीशन याद रखना, एक्टिव कब होगा? जब साइक्लिक एएमपी जुड़ेगा, और साइक्लिक एएमपी तभी जुड़ पाएगा जब ग्लूकोज कम होता है। तो ग्लूकोज के कम होते ही साइक्लिक एएमपी बढ़ा और इसको इसने एक्टिव कर दिया। ये बच्चों अपने पास वही डीएनए अपना लेकोपेरोन की जीन है। अब होता क्या है, जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है तो यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रमोटर के पास आकर बाइंड होता है। यहां पर इसकी बाइंडिंग साइट होती है, ये प्रमोटर के पास आकर बाइंड होता है। अच्छा, प्रमोटर मतलब वही डीएनए के साथ बाइंड हो गया, और डीएनए में भी कहां पर? प्रमोटर। जैसे ये प्रमोटर पे बाइंड होता है, ये बच्चों इस आरएनए पॉलीमरेज से कहते हैं कि मैं बैठा हूं तुम भी आके बैठो, मतलब मैं बैठा तुम भी बैठो। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां बिठाने के लिए प्रमोट कराते हैं। तो जैसे ये यहां आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठेगा, लेकिन ये तभी बैठेगा जब केप हो, मतलब केप की वजह से ही एग्जैक्टली आरएनए पॉलीमरेज यहां बैठता है,
और जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहां बैठेगा तो ZYA से आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके बैठते ही ये आगे जाके फिर आरएनए बनाना शुरू होगा। तो मुझे बताओ इसकी वजह से यहां आरएनए बनना बंद हुआ या स्टार्ट? इनकी वजह से आरएनए बनना शुरू हुआ, और जब आरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन हुआ, भाई प्रोटीन बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर इन्होंने जीन को ऑन कर दिया। तो ये आरएनए बनाने को प्रमोट करते हैं, तो इनका रेगुलेशन हम कहेंगे कि इनका रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आरएनए बनाने को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनका रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। बात समझ में? तो एक बात बताओ, आरएनए बनाने के लिए सोच समझ के बताना, ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए या ज्यादा? दिमाग लगाओ, पूरी कहानी को समझो और बताओ इस आरएनए बनाने के लिए ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए या ज्यादा? सोचो, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अगर यहां पर ग्लूकोज का लेवल लो ग्लूकोज हो, तभी साइक्लिक एमपी बढ़ेगा, और साइक्लिक एमपी बढ़ेगा तो इसको एक्टिव करेगा, और इसको एक्टिव करते यहां जुड़ेगा और ये आरएनए बनना शुरू करेगा। तो बताओ, आरएनए बनाने के लिए, जीन को ऑन करने के लिए एक कंडीशन यह भी जरूरी है कि ग्लूकोज का लेवल लो होना चाहिए। लो ग्लूकोज होगा तभी जाके यहां आरएनए बनेगा, तभी जाके यहां जीन ऑन हो पाएगी। अच्छा, एक कंडीशन और थी। अगर हम यहां आई जीन के रिस्पेक्ट में सोचे तो आई जीन से आप लोग जानते हैं कि आई जीन से यहां पे बनता था रिप्रेसर प्रोटीन। अब बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन अगर जीन को ऑन करना है, तो रिप्रेसर प्रोटीन का इनएक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनएक्टिव होगा तभी ऑपरेटर खाली रहेगा, और इसको इनएक्टिव करने का काम कौन करता है? लैक्टोज। यानी एक बात और है कि यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए। दो बातें इस जीन को ऑन करने के लिए, दो बातें हैं। ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होना चाहिए, तभी साइक्लिक एमपी बढ़ता है, और साथ ही साथ लैक्टोज प्रेजेंट होगा ताकि ये लैक्टोज इसको इनएक्टिव करके रखे, ताकि ये ऑन रहे। तो मेरे कहने की बात यह है, लेकोपेरोन में लैक्टोज का तो रोल है ही, साथ ही साथ ग्लूकोज का भी रोल होता है, दोनों मिलके काम करते हैं। अच्छा, अभी जो बातें मैंने आपको समझाई, रेगुलेशन कैसा है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, लेकोपेरोन का रेगुलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या दोनों है? क्या आंसर दोगे? लेकोपेरोन का रेगुलेशन दोनों है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा, आई जीन का रेगुलेशन इसकी वजह से तो होता है नेगेटिव रेगुलेशन, और यहां पर इसकी वजह से, केप की वजह से होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। तो केप तो करता है पॉजिटिव रेगुलेशन और ये करता है नेगेटिव, मतलब दोनों रेगुलेशन यहां चल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से सुनना, स्पेशली पूछे आई जीन का रेगुलेशन तो फिर उसको नेगेटिव बताना। बात समझ में? मैं इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और बच्चे इसमें गलतियां भी बहुत करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव कब कहते हैं? जब बाइंड होते ही आरएनए बनना बंद, नेगेटिव। बाइंड होते ही आरएनए बनाना शुरू कर दे तो पॉजिटिव, सीधी सी बात है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए। पहले हम लैक्टोज की बात करें, बहुत अच्छे सुनना। लैक्टोज जब टूटता है तो इससे ग्लूकोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है। अच्छा, हम लैक्टोज को तोड़ किसके लिए रहे? लैक्टोज को तोड़ेंगे ताकि ग्लूकोज मिले, और यही ग्लूकोज आगे जाके फिर सेल को एनर्जी देगा। इवन ये जो गैलेक्टोज होता है ना बच्चों, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये भी एनर्जी देता है। इस ग्लूकोज को समझाने के लिए, अभी समझाने के लिए मैं कैपिटल जी से लिखूंगा, और गैलेक्टोज को सिखाने के लिए स्मॉल जी से इंडिकेट कर देंगे। ये सिखाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए। ये बच्चों यहां पर ई कोलाई की सेल को ड्रॉ किया है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें ये लेकोपेरोन की यहां पर जीन है, और यहां मैंने कंडीशन दी है कि यहां ग्लूकोज प्रेजेंट है। अच्छा, लैक्टोज को तोड़ किसके ले रहे होते हैं? ग्लूकोज के लिए। अरे ग्लूकोज ही तो मिलता है, फिर वो एनर्जी देता है। यहां पर सेल में ग्लूकोज का लेवल हाई है। हाई ग्लूकोज से मतलब यह है जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ऐसे यहां पे ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मतलब ग्लूकोज का लेवल हाई है। ग्लूकोज तो हाई है। अब हम यहां पर लैक्टोज की बात करें, सिखाने के लिए लेते हैं कि लैक्टोज भी हाई है। लैक्टोज भी यहां पर बहुत ज्यादा है, ऐसे लैक्टोज के कई मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज भी ज्यादा है, लैक्टोज भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा है। अब बताओ, यहां पर इस जीन को सोच समझ के बताना, ZYA जीन को ऑन करें या ऑफ करें? बस यही सीख गए, मतलब आपको सब समझ में आ गया। बताओ, ZYA को ऑन किया जाए या ऑफ किया जाए? अच्छा, यहां पर हम लैक्टोज को तोड़ते किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। अब आप देखो, क्या सेल में पहले से ही ग्लूकोज ज्यादा है?
अरे जब सेल में इतना सारा ग्लूकोज रखा है तो इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ते तो मिलता तो ग्लूकोज ही। तो जब पहले ही ग्लूकोज ज्यादा है तो सेल यहां पर जीन को ऑन करके रखेगी, यहां जीन को ऑफ रखेगी। और ऑफ क्यों रखा गया? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल पहले ही ज्यादा है, यानी जब तक हाई ग्लूकोज है ये जीन यहां पर ऑफ रहेगी। तो बताओ फिर इसको ऑन कब करें? ऑन तब करेंगे जब ये ग्लूकोज का लेवल कम होने लग जाए। मान लीजिए ये ग्लूकोज एनर्जी देने चला गया, ये टूटा एनर्जी, मतलब ये ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, ये ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, ये ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, ये यूटिलाइज हुआ, ये यूटिलाइज हुआ। अब बताओ सेल में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम बचा, यानी यहां ग्लूकोज का लेवल हाई के बजाय यहां हो चुका है लो। अब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो अब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। तो बताओ क्या किया जाए? ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो फिर इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, मतलब ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा। तो बताइए जब लो ग्लूकोज था तभी जाके लैक्टोज को तोड़ा गया, और इसको तोड़ने के लिए इस जीन को यहां पर ऑन करना पड़ेगा, इस जीन को यहां पर ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए यहां जीन के ऑन होने की कंडीशन क्या हुई? ऑन होने की कंडीशन क्या हुई कि लो ग्लूकोज होना चाहिए और हाई लैक्टोज होना चाहिए, ताकि ये लैक्टोज टूट कर फिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे, और ये जो गैलेक्टोज है ये भी फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाए ताकि ग्लूकोज का लेवल बढ़े। तो कहने की बात इतनी सी है, लैक्टोज को तोड़ने का पर्पस क्या है? लैक्टोज का तोड़ने का पर्पस था ताकि ग्लूकोज मिले और ये ग्लूकोज हमें सेल को एनर्जी दे पाए। लेकिन ये तभी तोड़ा जाएगा जब इस ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। मैं यहां पर आपको कुछ कंडीशन देता हूं और इस कंडीशन में आप बताना कहां क्या रहेगा। यहां पे बच्चों कंडीशन 1, कंडीशन 2 और लेकोपेरोन ऑन होगा या ऑफ होगा, मैं नहीं बताऊंगा, यहां पर आंसर आपको ही देना है। सब दे सकते हैं। कंडीशन 1 हाई ग्लूकोज है, कंडीशन 2 हाई लैक्टोज है, ग्लूकोज भी हाई है, लैक्टोज भी हाई है। बताओ जीन लेकोपेरोन की ये जीन ऑन या ऑफ? हां, जब तक ग्लूकोज का लेवल हाई है, सोचना ही नहीं, लैक्टोज को तो देखना ही नहीं, ये ऑफ ही रहेगी, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ तो ग्लूकोज के लिए रहे। जब ग्लूकोज हाई है तो ये ऑफ रहेगी। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, हाई ग्लूकोज। अच्छा, हाई ग्लूकोज दिखते ही दिमाग में आना चाहिए ऑन ऑफ। मैं यहां पर लैक्टोज के बारे में कुछ भी नहीं कहूं तब भी आप कह सकते हो ऑफ है। तो हाई ग्लूकोज है, लैक्टोज को अगर लो भी कर दे तब भी यहां पर आप देखोगे ये जीन ऑफ ही रहेगी। मतलब कहने की बात इतनी है, जब तक ग्लूकोज का लेवल हाई दिख रहा है तब तक तो ये ऑफ ही रखना है। अगली कंडीशन लेते हैं, इस बार ग्लूकोज को कर देते हैं लो ग्लूकोज कर दिया। अच्छा, अब आपको सोचना है, लो ग्लूकोज है और लैक्टोज का लेवल हाई है, बताओ क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए इसको अब तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज ज्यादा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए इस जीन को ऑन करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आकर फाइनली ये जीन ऑन हो जाती है। एक लास्ट सिचुएशन और देते हैं, यहां पर लो ग्लूकोज है और लैक्टोज एब्सेंट है। अरे जब लैक्टोज ही नहीं है तो इसका मतलब यहां पर भी जीन को ऑफ करेंगे, क्योंकि लैक्टोज होना भी तो जरूरी है, क्योंकि तोड़ेंगे तो लैक्टोज को। जब लैक्टोज ही एब्सेंट है तब भी ऑफ रहेगा। तो मुझे इतना बताओ, लेकोपेरोन के ऑन होने की कंडीशन क्या है? लेकोपेरोन के ऑन होने की कंडीशन है कि लो ग्लूकोज होना चाहिए और हाई लैक्टोज होना चाहिए, तब जाके ये ऑन होता है। बात समझ में आई? तो ये बात बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम में इसी तरह से घुमा फिरा के पूछेंगे कि लेकोपेरोन को ऑन कब किया जाएगा। तो लेकोपेरोन को ऑन तब करते हैं जब लो ग्लूकोज हो, हाई लैक्टोज हो, उसी कंडीशन में प्रॉपर तरीके से ऑन होगा। और ये ऑन भी तब तक रहेगा जब तक कि ये लैक्टोज टूटकर ग्लूकोज का लेवल ना बढ़ा दे। ग्लूकोज का लेवल अगर फिर बढ़ जाए तो फिर ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब तक ग्लूकोज का लेवल कम है तब तक ही ये ऑन रहेगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही फिर ये अपने आप ऑफ हो जाता है। जो बातें यहां पर लेकोपेरोन में ये स्पेशल पॉइंट समझाएगा, ये सब याद रखना। मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछ रहा हूं, सबको अच्छे से आना चाहिए। आई जीन इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल, तो आई जीन जो थी, इस आई जीन का एग्जैक्ट मतलब था इनहिबिशन से। इंड्यूसिबल डिप्रेशन नहीं, आई मतलब इनहिबिशन से होता है। आई जीन का नेचर अगर हम देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, ZYA नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होती है। लेकोपेरोन, पूरा लेकोपेरोन को हम कहें तो ये इंड्यूसिबल ओपेरोन होता है। अच्छा, आई जीन में यहां पर पूरा ओपेरोन की बात कर रहा हूं मैं। लेकोपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन शो करता है या नेगेटिव, दोनों, लेकिन आई जीन का रेगुलेशन पूछा जाए तो वो नेगेटिव होता है।
और लेकोपेरोन के ऑन होने की कंडीशन लो ग्लूकोज हाई लैक्टोज। जितनी बातें यहां पर समझाई गई ये बातें आप अच्छे से याद रखें। ये लेकोपेरोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन रेगुलेशन बच्चों हम समझ रहे हैं, इसमें लेकोपेरोन आपको समझाया जा चुका है। इसी में अगला ओपेरोन अब हम लेते हैं, वो है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन शॉर्ट में इसको टीआरपी ओपेरोन कहते हैं। टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन। इस ओपेरोन के अंदर हम ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करते हैं। ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करते हैं मतलब एक तरह से उसका एनाबोलिज्म करते हैं। जैसे लेकोपेरोन में लैक्टोज को तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ट्रिप्टोफैन को बनाते हैं, मतलब ये एक एनाबोलिक प्रोसेस वाला ओपेरोन होता है। तो इस ओपेरोन में हमें करना क्या है, उन जीन्स का रेगुलेशन करना है विच आर इन्वॉल्व इन एनाबोलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। जो बच्चों ट्रिप्टोफैन के एनाबोलिज्म से रिलेटेड होगी उन जीन्स का हमें यहाँ पर रेगुलेशन करना है। अच्छा, यहाँ पर ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ये एक अमाइनो एसिड होता है। इस अमाइनो एसिड को सेल के अंदर सिंथेसाइज करना है। सेल के अंदर इसको कब सिंथेसाइज करेंगे, पहले आप ये बताइए। सेल के अंदर इसको तब सिंथेसाइज करें जब इसका लेवल कम हो। जब इसका लेवल कम होगा तभी तो ट्रिप्टोफैन को सेल में बनाया जाए। तो हम यहाँ पर इसी तरह से कुछ कंडीशन लेके इसको समझते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहली कंडीशन, व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल इज लो इन द सेल। ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में काफ़ी कम है। अच्छा, ट्रिप्टोफैन कम है तो आप ही बताइए, ट्रिप्टोफैन को बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाने से रिलेटेड जितनी भी जीन है उन जीन्स को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जीन को हमें ऑन करना पड़ता है। कैसे ये ऑन होती है उस मैकेनिज्म को हम समझे। यहाँ पर ये बच्चों ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की पहले जीन्स है। इसमें ये रेगुलेटरी जीन, जिसको हम एक तरह से आई जीन भी कह सकते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर, EDCBA, ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जीन होती है। ये सारी यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जीन कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पर ये जितनी भी स्ट्रक्चर जीन है ABCD, यही जीन यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करती है। मतलब इस जीन से जो प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, वही फाइनली यहाँ पर ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। अभी यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में कम है। मान लीजिए बच्चों ये सेल है, इसमें ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल बहुत कम है, ट्रिप्टोफैन कम है, तो इसके लेवल को अब यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे इसको बढ़ाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इन जीन को ऑन करना पड़ता है। कैसे किया जाता समझिएगा। यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन है, इससे सबसे पहले mRNA बनता है। फिर ये mRNA यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अच्छा, रेगुलेटरी जीन आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, लेकिन यहाँ जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन को कहा जाता है एपो रिप्रेसर। ये याद रखना है। एपो रिप्रेसर का मतलब होता है इनएक्टिव रिप्रेसर। तो जो इनएक्टिव रिप्रेसर होता है उसी को नाम दिया जाता है एपो रिप्रेसर। ये वर्ड याद रखना। एपो रिप्रेसर मीन्स इनएक्टिव रिप्रेसर को ही हम एपो रिप्रेसर कहते हैं। अब बताना, अगर ये इनएक्टिव है, तो आप लोग बताइए ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वही लेकोपेरोन वाली बातें हैं। आप लोग सोच समझ के बताओ, ये इनएक्टिव है तो ऑपरेटर से यहां पर बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इनएक्टिव है। अच्छा, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाया तो इस बार प्रमोटर खाली है। ऑपरेटर पे कोई बैठा नहीं, प्रमोटर खाली है। तो आरएनए पॉलीमरेज ने देखा प्रमोटर खाली है तो वो यहां पर आके चुपके से बैठ जाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा तो यही आरएनए पॉलीमरेज जब आगे की तरफ जाएगा तो इन सब से प्रॉपर एक mRNA बनाएगा। मतलब यहां पर EDCBA, इन सभी स्ट्रक्चर जिन से यहां पर एक ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। मतलब यही आरएनए पॉलीमरेज आगे जाके इन सबसे ऐसे आरएनए बना देता है। अच्छा, यहां आरएनए बन चुका है, अब इनसे फाइनली बनता है प्रोटीन या और अच्छे से कहें पॉलीपेप्टाइड। यहां पर जब पॉलीपेप्टाइड बनता है तो ई से जो पॉलीपेप्टाइड बना, इस पॉलीपेप्टाइड को मैं नंबर 1 दे देता हूं। इसी तरह से डी वाले को पॉलीपेप्टाइड नंबर 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, इसको 4 दे देता हूं, इसको 5 दे देता हूं। तो यहां 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अब आप बताओ आरएनए कितना? एक आरएनए 5 पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है। तो ऐसे आरएनए का नाम, हाँ सबको आना चाहिए, पॉलीसिस्टोनिक। मतलब ये जो mRNA यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस mRNA को हम कहेंगे कि ये mRNA यहां पर पॉलीसिस्टोनिक होता है। ये पॉलीसिस्टोनिक mRNA होगा। क्लियर? अब होता क्या है, ये जो पॉलीपेप्टाइड 1 और 2 है, ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं, ये दोनों मर्ज होते हैं। ये 3 वाला अपने आप अकेला रहेगा और 4 और 5 मर्ज होते हैं। इनमें से ये पॉलीपेप्टाइड 1 और 2 मर्ज होके एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम E1 कह देते हैं।
1 और 2 ने मिलकर कौन सा एंजाइम बना दिया, E1। अच्छा, इससे अपने आप में एंजाइम E2 बना और इन दोनों ने मर्ज होके यहां E3 का फॉर्मेशन किया। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड आपस में मिक्स हुई, 1 और 2 दोनों ने मिक्स होके एक कंप्लीट एंजाइम E1 बनाया, फिर इनसे E2 बना, इससे E3 बना। अब ये जो एंजाइम 1, 2, 3 बने, यही ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करेंगे। ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले यहां पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जिसका नाम है कोरिस्मिक एसिड। ये कोरिस्मिक एसिड एक तरह से रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल होता है और इसी कोरिस्मिक एसिड की हेल्प से ये जो कोरिस्मिक एसिड है यही फाइनली यहां ट्रिप्टोफैन बनाएगा। जब ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होता है तो ये टोटल 5 स्टेप प्रोसेस होती है। मतलब यहां ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टेप प्रोसेस चलेगी और इन्हीं 5 स्टेप से फाइनली ट्रिप्टोफैन बनेगा। मतलब कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बनाते टाइम 5 स्टेप लगती है। इन 5 स्टेप में जो एंजाइम E1 है ये पहली और दूसरी स्टेप में काम आ जाएगा, एंजाइम E2 थर्ड स्टेप में काम आ जाएगा और एंजाइम E3 4 और 5 वाली स्टेप में काम आ जाएगा और फाइनली ट्रिप्टोफैन बनाएगा। तो 5 स्टेप की प्रोसेस होगी, अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा। तो मुझे बताओ, यहां ट्रिप्टोफैन बन रहा है, तो ट्रिप्टोफैन बना रहे हैं, तो ट्रिप्टोफैन का कैटाबोलिज्म हो रहा है या एनाबोलिज्म? अच्छा, बनाने वाले को क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म। तो यहां ट्रिप्टोफैन का एनाबोलिज्म हो रहा है और ट्रिप्टोफैन के एनाबोलिज्म के लिए हमें इन पॉलीपेप्टाइड की जरूरत पड़ी। अच्छा, इन पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ी और आरएनए बनाना है तो इस जीन को बताओ ऑन किया गया है, ऑफ। तो हम कह सकते हैं यहां पर यह जीन ऑन थी, मतलब जीन ऑन थी तभी तो यह सब बना, तभी ट्रिप्टोफैन बना। अच्छा, धीरे धीरे अब इन ट्रिप्टोफैन का लेवल ऐसे सेल में, ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में से बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सेल में फिर धीरे धीरे ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ता जाता है। आप बताइए, ट्रिप्टोफैन का लेवल अभी सेल में कैसा था, लो था, तो उस ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन किया गया और ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन किया गया और कैसे किया गया क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए इस जीन को क्या किया गया, ऑन। नॉर्मली सेल में ट्रिप्टोफैन का लेवल कम ही होता है, तो नॉर्मली ये जीन ऑन ही रहती है, नॉर्मली ऑन ही रहती है और हमेशा इस तरह से ट्रिप्टोफैन बनता रहता है। अच्छा, ट्रिप्टोफैन का अगर लेवल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, इसी बात को हम समझते हैं। यहां पे बच्चों आपको समझाने के लिए ये प्रोकैरियोटिक सेल ली, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये यहां पर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, इसमें यहां पर ये आई जीन से यानी रेगुलेटरी जीन से ये रिप्रेसर प्रोटीन बना। रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा था, इनएक्टिव, जिसको हम कहते हैं एपो रिप्रेसर। अब ये एपो रिप्रेसर इनएक्टिव है तो ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता है और ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता है तो यहां पर जीन ऑन रहेगी। अरे यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर इसको ऑन कर देगा तो फाइनली कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बनता जाता है। यही हमने सीखा है कि कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बन रहा है, जीन ऑन है क्योंकि ये इनएक्टिव था तभी तो इसको ऑन कर पाए और तभी ट्रिप्टोफैन बना। अब बताइए, यहां पर ये ट्रिप्टोफैन बना। अब ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं। अब ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में ज्यादा होता जा रहा है। अगर सेल में ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सेल में ट्रिप्टोफैन ही बढ़ जाएगा तो फिर सेल अपनी एक्टिविटी कहां करेगी। तो इसका मतलब जैसे इस ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ने लगेगा, इसके सिंथेसिस को ऑन के बजाय ऑफ करना पड़ेगा, मतलब यह सब बनना रोकना पड़ेगा। अब बात आती है ट्रिप्टोफैन के बनने को कौन रोके? तो ट्रिप्टोफैन के बनने को रोकने का काम यह खुद ट्रिप्टोफैन ही करता है। बात को सुनना, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत ज्यादा होने लग जाए तो ये जो ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल है, इनमें से कुछ ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और जैसे इसके साथ जुड़ेंगे इसको इनएक्टिव से यहां बना देंगे एक्टिव। जैसे ये एक्टिव होते ही अब बच्चों ये जाके यहां पर बाइंड होगा ऑपरेटर के साथ और जैसे ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा इस जीन को ऑफ करता है। कैसे करता है इस प्रोसेस को अब हम और डिटेल में समझेंगे। अभी जो बात समझे, एक आउटलाइन फिर दे रहा हूं। ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ते ही ये इस इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ जुड़ता है, इनएक्टिव से उसको एक्टिव कराएगा और एक्टिव करते ही ये ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा और इसको ऑफ कराता है। यहां पर इसको ऑफ कैसे करते हैं ये प्रोसेस अब और अच्छे से हम समझे। यहां कंडीशन लेते हैं, व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल इज हाई इन द सेल। ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में हाई है, सेल में इसका लेवल बहुत ज्यादा है। अब बताओ हाई हो जाए तो अब जीन को ऑफ कराते हैं। कैसे कराते हैं? यहां पर यही जीन आ गई, रेगुलेटरी जीन से ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, एपो रिप्रेसर बना जो कि एक तरह का इनएक्टिव रिप्रेसर था। अब बताओ
ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में ज्यादा है, मतलब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन 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 ट्रिप्टोफैन, ऐसे ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो गया। तो इनमें से कुछ ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल इस रिप्रेसर के साथ जुड़ते हैं, और जैसे इसके साथ जुड़ते हैं, इसके साथ जुड़ते ही इसको यहां पर इनएक्टिव से इसको कर देते हैं एक्टिव। बताइए, इसको इनएक्टिव से एक्टिव किसने किया? ट्रिप्टोफैन। मतलब ट्रिप्टोफैन एक तरह से रिप्रेसर की मदद कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसको एक्टिव करने का काम कर रहा है। तो इसको एक्टिव करने का काम करता है, तो ये एक तरह का को रिप्रेसर है। को रिप्रेसर मतलब हेल्पर ऑफ रिप्रेसर। ये इस रिप्रेसर को एक्टिव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके जुड़ते ही तो ये एक्टिव होता है। तो ये रिप्रेसर की हेल्प करता है, इसलिए इसको कहा जाता है को रिप्रेसर। और जैसे बच्चों ये एक्टिव हुआ, एक्टिव होते ही अब ये वाला पार्ट जाके जुड़ेगा ऑपरेटर। आगे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आगे की बात अपने आप सबको क्लियर होना चाहिए। बताओ कहां जुड़ रहा है? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर पे आके बैठ गया। ये बैठ गया तो आरएनए पॉलीमरेज, अब बताना, प्रमोटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब ये नहीं बाइंड हो पाया आरएनए पॉलीमरेज, यहां बच्चों ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं बैठ पाया, ये आरएनए पॉलीमरेज बैठ ही नहीं पाया, तो इससे यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन नहीं हुआ, एंजाइम नहीं बने, तो ट्रिप्टोफैन का बनना यहां पे बंद हो जाएगा। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि यहां पर ट्रिप्टोफैन का बनना इस तरह से यहां पे फाइनली ये ट्रिप्टोफैन का बनना बंद हो जाएगा। अच्छा, ट्रिप्टोफैन का बनना बंद हो गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं ये जीन यहां पर ऑफ है। बात समझ में? अच्छा, इस जीन को ऑफ करने में रोल किसका है? ट्रिप्टोफैन। क्योंकि जैसे ट्रिप्टोफैन इसके साथ जुड़ा, इसके जुड़ते इसको एक्टिव किया, और एक्टिव होते ही जैसे ये ऑपरेटर पे बैठा, ये जीन, ये आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाया, मतलब जीन ऑफ हो गई। तो इसको ऑफ करने में मेन रोल ट्रिप्टोफैन का ही है। तो ट्रिप्टोफैन इसके बनने को क्या कराता है? ऑफ करने का काम करता है। बात समझ में? अच्छा, ट्रिप्टोफैन का बनना कब ऑफ होगा? जब इसका लेवल कैसा हो जाए? हाई। तो ट्रिप्टोफैन के लेवल को हाई होते ही ट्रिप्टोफैन खुद के बनने को ही ऑफ करा देता है। बात समझ में? तो हमने क्या सीखा? ट्रिप्टोफैन का लेवल कम है तो जीन को ऑन करेंगे, ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई है तो जीन को ऑफ कर देंगे। नॉर्मली ये जीन ऑन रहती है, नॉर्मली ऑन ही रहती है, कुछ टाइम के लिए ऑफ होगी। जब लेवल हाई हो गया तो कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाती है। इसको हम ऑन से ऑफ कर रहे हैं, ऑन से ऑफ कर रहे हैं, तो ये इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये ओपेरॉन रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स, इसमें स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला, यहां ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एक एनाबोलिक पाथवे है, कैटाबोलिक नहीं, ये एनाबोलिक पाथवे होता है। साथ ही साथ ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, क्योंकि यहां पर ऑफ से ऑन किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है, तो इसको यहां पर ऑफ से ऑन, यहां पर रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है क्योंकि यहां पे इसको ऑन से ऑफ किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन है क्योंकि इसको ऑन से ऑफ करते हैं, रिप्रेस करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अच्छा, इस ओपेरॉन में जो एपोरिप्रेसर है, एपोरिप्रेसर का मतलब होता है इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। एपोरिप्रेसर मतलब इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, क्लियर? अच्छा, को रिप्रेसर का मतलब हेल्पर ऑफ रिप्रेसर, जो रिप्रेसर की हेल्प करता है उसे हम को रिप्रेसर कहते हैं। और ये को रिप्रेसर एग्जैक्टली कौन है? तो ट्रिप्टोफैन। इसी तरह से अगर यहां पर एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर दोनों जुड़ गए, याद करो, एपो रिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर जुड़ा तो दोनों के जुड़ते ही रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, यहां पे बच्चों ध्यान रखना, ये ओपेरॉन रिप्रेसिबल है, तो इसमें यहां पे करेक्ट लिखना, ऑन से, इसको यहां पे ऑन से ऑफ किया जाता है, तो इसको ऑन से ऑफ करने का काम किया जाता है, यानी इसको रिप्रेस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इस ओपेरॉन की एक खास बात ये होती है कि ये ओपेरॉन निगेटिव रेगुलेशन शो करता है। अच्छा, निगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हुआ, एक्टिव होते ऑपरेटर से जुड़ते ही जीन को ऑफ कर देता है। जैसे बच्चों यहां पर ये ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है, और जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है ये ऑफ कर देता था, तो बाइंड करते ही ऑफ करता था, ट्रांसक्रिप्शन को रोकता था। इसका मतलब ये निगेटिव रेगुलेशन शो करता है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की खास बात ये होती है कि ये ओपेरॉन फीडबैक इनहिबिशन को शो करता है। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन फीडबैक इनहिबिशन शो करता है।
बात आती है फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं किसको है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब व्हेन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट इनहिबिट देयर ऑन सिंथेसिस, खुद के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे तो उसी को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। एक बार फिर समझना, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इनहिबिट देयर ऑन सिंथेसिस, खुद के सिंथेसिस को बंद कर दे तो उसी को फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, ये यहां पर वही प्रोकैरियोटिक सेल थी, अभी यहां पर ये रिप्रेसर इनएक्टिव था, ये अगर इनएक्टिव है तो यहां पर आप देखोगे ये यहां पर कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बन रहा है, मतलब यहां पर जो जीन होगी वो ऑन होगी, यहां जीन ऑन होगी क्योंकि ये इनएक्टिव है, ये खाली है। आरएनए पॉलीमरेज यहां बैठेगा और यहां बैठ के वो आरएनए बनाएगा, मतलब जीन को ऑन करेगा, अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन बन रहा है। अब बताना, ट्रिप्टोफैन का लेवल धीरे धीरे सेल में से बढ़ता जा रहा है, ये ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो गया, अब बताओ इसके बनने को ऑन से क्या करेंगे, ऑफ। कैसे करते हैं आप लोग को आना चाहिए पूरी मैकेनिज्म। यही ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल अब इस इनएक्टिव रिप्रेसर से जुड़ेंगे और जैसे इसको जुड़ेंगे तो इसको जोड़ते ही इसको इनएक्टिव से एक्टिव कर देंगे। बताओ ट्रिप्टोफैन जुड़ते ही ये एक्टिव हो गया, आगे की कहानी बोलो। ये एक्टिव होते ही कहां जुड़ेगा, ऑपरेटर के साथ। जैसे ये ऑपरेटर पे बैठेगा आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, नया आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, और जब आगे नहीं जा पाएगा तो यहां ये जीन के बजाय ऑन के बजाय ऑफ हो जाएगी। तो बताइए इस रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन था, रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन, यही ट्रिप्टोफैन खुद के सिंथेसिस को ऑफ करा रहा है। ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा होते ही इसने इसको एक्टिव किया और खुद के सिंथेसिस को ऑफ कर रहा है। तो एंड प्रोडक्ट खुद के सिंथेसिस को ऑफ कर दे तो उसी को कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन, इसे ही फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या क्या खास बातें हैं, ये बातें आप ध्यान रखें। इस ओपेरॉन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी, फटाफट समझ लेना। ये ओपेरॉन एनाबोलिक है, ये रिप्रेसिबल है क्योंकि इसमें ऑन से ऑफ किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है। यहां पर एपो रिप्रेसर मतलब इनएक्टिव होता है, को रिप्रेसर जो हेल्पर है एग्जैक्टली ट्रिप्टोफैन ही है। क्वेश्चन यही आता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में को रिप्रेसर कौन है, तो ट्रिप्टोफैन को ही कहा जाता है। और यहां पर नेगेटिव रेगुलेशन शो होता है, और एक और खास बात फीडबैक इनहिबिशन को ये शो करता है। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की ये बातें आप ध्यान रखिए। आपकी एनसीईआरटी में लेकोपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में से केवल लेकोपेरोन को ही एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग लेकोपेरोन पे ही ज्यादा ध्यान दें, लेकोपेरोन पे ज्यादा ध्यान दें। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे क्वेश्चन लेकोपेरोन का ही मिलेगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का क्वेश्चन नहीं आता बेटे, लेकोपेरोन से क्वेश्चन आता है और हर साल कुछ ना कुछ आता है। तो आप लेकोपेरोन को ही बहुत अच्छे से याद रखें, उसके एक एक पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए और एनसीईआरटी में भी उसकी हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन तो बस ठीक है कि हमने कैटाबोलिक लिया तो एक एनाबोलिक का एग्जाम्पल हमने समझने के लिए लिया, लेकिन मेन तो लेकोपेरोन पे ही हमें ध्यान देना है। जीन रेगुलेशन की एक खास पॉइंट और आता है। अभी तक जो जीन रेगुलेशन आपको समझा रहे थे वो प्रोकैरियोट में था, अब यहां समझा रहे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम इसको यहां इतना डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। आप लोगों की एनसीईआरटी में जो बातें लिखी है बस वही हम यहां पे समझेंगे, इसको डिटेल में नहीं ले जाते। तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन कई लेवल पे हो सकता है, तो ये कई लेवल पे किया जा सकता है। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो डीएनए से एचएनआरएनए बना, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एचएनआरएनए बना। इस एचएनआरएनए में यहां पर एचएनआरएनए में आप देखोगे तो बच्चों यहां पर एक्सोन के अलावा इंट्रोन भी है। अब आप बताओ किसको हटाएं, हाँ इंट्रोन को हटाना है, प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग से अब यहां एक्सोन आपस में जुड़ेंगे और यह बन जाएगा एमआरएनए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एमआरएनए क्या न्यूक्लियस में प्रोटीन बना देगा? न्यूक्लियस में कभी भी प्रोटीन नहीं बनता, तो इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे और साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए पहुंच चुका है अब इसके ऊपर ये राइबोसोम जुड़ेंगे और राइबोसोम जुड़कर यहां ये प्रोटीन बनाएंगे, मतलब यहां ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलेगी। तो ट्रांसलेशन का काम फिर कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। तो आप देखिए अगर इस प्रोटीन बनने से रोकना है तो कई लेवल है, ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं, स्प्लाइसिंग को रोक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकते हैं। तो
तो बताओ एक लेवल है या मल्टीपल लेवल है? मल्टीपल लेवल है, और जितने ज्यादा लेवल होंगे प्रोसेस उतनी ही टिपिकल होगी। तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कॉम्प्लिकेटेड होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा है। अच्छा, कौन कौन से लेवल होते हैं? तो इनमें सबसे पहला लेवल आता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन को रोक दो। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो उसके बाद प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल मतलब स्प्लाइसिंग, तो स्प्लाइसिंग लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से एमआरएनए का साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होना, इस वाली स्टेप को भी ब्लॉक करा सकते हैं। और एक लास्ट पार्ट आता है ट्रांसलेशन लेवल। तो बताओ यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का एक लेवल है या मल्टीपल? मल्टीपल लेवल है, और जितने ज्यादा लेवल होते हैं कॉम्प्लिकेशन उतनी ही ज्यादा होती है। आप बच्चों बस यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन के ऐसे कई सारे लेवल होते हैं। इन लेवल के बस आप नाम याद रखें। अपनी एनसीईआरटी में भी बस इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर?